एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। लगभग 45 से लेके हम लोग 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो आप लोग ज़रूर रिवाइज कर रहे होंगे। काफ़ी स्टूडेंट अभी न्यू स्टूडेंट ऐड हुए हैं, तो अभी लास्ट में बता देंगे कि कौन कौन सी वीडियो आपको रिवाइज करनी है। अभी 2-3 दिन में जो आपके बच्चे हैं अच्छे वीडियो रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा नंबर आपका आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन एक पूछा जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा जा सकता है, जीके और बायोलॉजी में। तो WWF स्टैंड फॉर, WWF का आपको पूरा फुल फॉर्म बताना है। तो WWF का ये देखिए फुल फॉर्म आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे क्वेश्चन में, तो चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही रहेगा। वर्ल्ड वाइल्ड फंड, WWF का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो WWF का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। WWF का अगर फुल फॉर्म पूछता है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। देख लीजिए, एक W से क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हो जाएगा, दूसरे W से क्या हो जाएगा, वर्ल्ड, देखिए वाइल्ड लाइफ होगा, वाइल्ड लाइफ, और एक F जो रहता है इसमें फंड होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड वाइड फंड दिया गया ना, वर्ल्ड वाइल्ड। देखिए ये थोड़ा सा आपको इसमें और इसमें फ़र्क होना चाहिए। WWF का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ होना चाहिए, यहाँ पे वाइड है सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर 3 आप करेक्ट लगाएंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का पूरा फुल फॉर्म होता है। और WWF जो ये चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था, तो देखिए इसका फुल फॉर्म जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इज ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो WWF चलाया गया था ना, ये क्यों चलाया गया था, इसका एम, इसका उद्देश्य क्या था। ये इसका उद्देश्य यह था प्रिजर्वेशन एंड रिडक्शन। ये क्या करता है, पर्यावरण को प्रिजर्वेशन और ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे ह्यूमन का क्या प्रभाव है उसको क्या करता है, प्रिजर्व करता है, रिडक्शन करता है। इसका एम यही था कि पर्यावरण को एकदम संरक्षण, मतलब पर्यावरण को प्रोटेक्शन किया जाए, पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना WWF इसीलिए बनाया गया था। इट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये भी वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन है WWF। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो WWF का जो लोगो होता है एक एनिमल के नाम से बना है। एक WWF का लोगो क्या है, तो ये लोगो गेंट पांडा, एक एनिमल है, एक जानवर है गेंट पांडा, तो इसका लोगो होता है। अभी आगे एक क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड किए हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में, वो किस ईयर में किया गया था। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छे से लगाइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 1972 आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आप करेक्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन का। ये देखिए यहाँ पे 1972, ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन द 9 सितंबर 1972। देखिए दिया गया है, बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम बीइंग हंटेड एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ प्लांट। तो ये चीज़ें दिए गए हैं, प्लांट और एनिमल का इसमें क्या किया जाता है, जो मारे जा रहे हैं, हंटेड किए जा रहे हैं, तो उनका प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शुरू किया गया था 1972 में। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन सभी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर बताने हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो टोटल जो होते हैं वो 18 होते हैं। देखिए ऑप्शन आपको देखिए दिया गया है 11, 10, 15, 18। तो कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। तो ये सब चीज़ ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन लिए गए हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 40 देखिए,
तो व्हिच वन इज द क्लोजेस्ट टू मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न मैन जो होता है, मॉडर्न मैन के क्लोजेस्ट कौन है? तो ये देखिए, ये सभी पेकिंग मैन, जावा मैन, क्रो-मैग्नन मैन, अफ्रीकन मैन। तो ये जो मॉडर्न मैन के एकदम क्लोज होता है, एकदम पास में होता है, वो होता है क्रो-मैग्नन मैन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉसिल्स मैन। फॉसिल्स मैन किसको बोला जाता है? होमो सेपियंस फॉसिल, होमो सेपियंस फॉसिल। ये देखिए होमो सेपियंस क्वेश्चन पूछा गया है कि HOMO होमो SAPIENS होमो सेपियंस, FOSSILIS होमो सेपियंस फॉसिल्स मैन किसको कहा जाता है? तो वो होता है क्रो-मैग्नन मानों को ही होमो सेपियंस फॉसिल्स मैन कहा जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है फॉसिल्स मैन्स हैविंग क्रेनियल कैपेसिटी सिमिलर, मतलब फॉसिल्स मैन क्रो-मैग्नियन, जो क्रो-मैग्नियन मैन है उसका जो क्रेनियल कैपेसिटी सिमिलर है, किसके सिमिलर है? दैट ऑफ मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन के सिमिलर है। तो सिमिलर जो है वो किसका है? किसका जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो सिमिलर है मॉडर्न मैन के। तो वो मॉडर्न मैन होता है निएंडरथल मैन। देखिए मॉडर्न मैन में आपका निएंडरथल भी आता है, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और टुडे मैन, 3 मैन आते हैं मॉडर्न मैन में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फॉसिल्स मैन एक्सपर्ट। अब फॉसिल्स मैन की बात कर दे रहा है। फॉसिल्स होता क्या है? फॉसिल जानते क्या होता है? जब जैसे पुराने जो ह्यूमंस थे, मैन थे, एप थे, मंकी, बंदर थे, वो जो अलग अलग जैसे क्रो-मैग्नन, एप, पेकिंग मैन, जावा मैन, इनके जो जैसे दफनाए गए थे तो उनके जो हड्डी अवशेष होती है, बोन्स हो गया, हड्डी बोन्स हो गए, टीथ हो गया, तो वो सी जो फॉसिल्स मिल रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में भी आज पहाड़ियों पे मिलते हैं फॉसिल्स, तो वही चीज़ फॉसिल है। अब इसमें फॉसिल्स मैन की बात कर रहा है तो फॉसिल्स मैन क्रो-मैग्नन मैन ही होता है। फॉसिल्स मैन एक्सपर्ट इन मेकिंग केव पेंटिंग एंड टूल्स वाज। अब देखिए इसमें कह रहा है कौन सा फॉसिल्स मैन है जो एक्सपर्ट था क्या करने में? केव पेंटिंग, केव मतलब गुफा होता है, गुफा को पेंट करने में, और टूल्स मीन्स हथियार बनाने में। तो देखिए गुफा उफा का पेंटिंग जो था ना वो कौन से मैन शुरुआत किया था? तो वो था क्रो-मैग्नन मैन ही था कि जो ये सब चीज़ें शुरू किया था। तो क्रो-मैग्नन मैन ऑप्शन नंबर आप करेक्ट लगाएंगे, जो केव पेंटिंग को शुरू किया था। और डॉग, डोमेस्टिकेटेड डॉग, जो डॉग को पालना, कुत्ते को पालने का शुरू यही सब किया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रो-मैग्नन मैन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि केव पेंटिंग कहाँ से कौन शुरुआत किया, कौन सा मैन? तो क्रो-मैग्नन मैन। ये भी पूछता है डोमेस्टिकेटेड ऑफ डॉग, हंटिंग, शिकार करना किसने शुरू किया, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्रो-मैग्नन मैन ही आप ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन की क्रेनियल कैपेसिटी का जो रेंज है, इसमें क्या रेंज है क्रेनियल कैपेसिटी की? तो देखिए आप रेंज बताइए। तो इसमें 1200 से 1600 सीसी। सीसी मीन्स होता है क्रेनियल कैपेसिटी, सी क्रेनियल कैपेसिटी। तो ये देखिए सी से एक क्रेनियल, एक सी से कैपेसिटी, तो 1400 सीसी। जैसे गाड़ी नहीं आती है 150 सीसी, 100 सीसी, तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्रेनियल कैपेसिटी है मॉडर्न, ये मैन के अकॉर्डिंग है। ये जैसे सीसी क्यों लिया जाता है? सीसी ये ब्रेन के साइज के अकॉर्डिंग लिया जाता है। जितना बड़ा ब्रेन सिर होता है, ब्रेन होता है, सीसी उतना अधिक होता है। क्योंकि जैसे पहले देखेंगे, पहले 1600 सीसी के लोग रहते थे। जैसे 1600 सीसी का कौन था? 1600 सीसी क्रो-मैग्नन मैन ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक आर्डर दिया गया है कि आपको आर्डर बताना है कि पहले कौन मैन था, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। ये सब चीज़ें एक रेशियो में दी गई है। अब इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना है कि सबसे पहले कौन था। देखिए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। देखिए ऐसे नहीं आदमी जाके बना है। अभी जो चेहरा मोहरा दिख रहा है ना इतना अच्छा, पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई बंदर की तरह था, फिर थोड़े थोड़े उसमें विकास होते गए, इवोल्यूशन होता गया, तो उसी के अनुसार। तो पहले देखिए, पहले फर्स्ट पे कौन सा लगाएंगे? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस दे रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग देखिए चारों ऑप्शन आप देख लीजिए अच्छे से और बताइए कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। मैं तो बी लगाने वाला हूँ। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस का इवोल्यूशन हुआ, फिर होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल मैन आया, निएंडरथल के मैन के बाद क्रो-मैग्नन मैन आया, फिर मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन को क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस बोलते हैं, होमो सेपियंस।
तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज आप कर सकते हैं, देखिए चलिए एक आप लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ एक और थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जो पहले कौन था, पहले रामापिथेकस था, पैराड्राइपिथेकस, फिर रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर चलिए ये आपके लिए काफ़ी है, क्या लिखें, तो आप ये ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ निएंडरथल मैन, निएंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी आपको बतानी है कि निएंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है। तो निएंडरथल मैन की अगर एग्जैक्ट की बात किया जाए कि निएंडरथल मैन की कितनी क्रेनियल कैपेसिटी होती है, तो 1400 होती है एग्जैक्ट वैल्यू, कर 1400 सीसी, लेकिन यहाँ पे 1400 तो दिया नहीं है, लेकिन 1450 दिया है। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन क्या किया था, निएंडरथल मैन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी शायद आगे है, चलिए देखते हैं, बताएंगे। जो आदमी मर जाते थे ना, उनको दफनाना शुरू किया था निएंडरथल मैन ही शुरू किया था, यहीं से शुरुआत हुई थी। क्योंकि पहले क्या था ना, कोई मर जाता था तो वो लोग क्या करते थे, ऐसे जंगलों में फेंक देते थे, फिर चिड़िया बाघ चीता सब खा लेते थे। लेकिन नहीं, दफनाने का काम जो शुरू किया था ना, वो निएंडरथल मैन ही शुरू किया था। व्हिच इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन, अभी ये देखिए ये क्वेश्चन आपको बताना है। व्हिच इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन, मैन का मोस्ट प्रिमिटिव मतलब जस्ट उसके पहले वाला कौन सा प्रिमिटिव एंसेस्टर था, तो रामापिथेकस था, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की होमो हैबिलिस की होमो निएंडरथलेंसिस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आपको यही क्वेश्चन बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे रामापिथेकस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 72 का आप ऑप्शन नंबर लगाइए। आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 72 का फर्स्ट रामापिथेकस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हिच इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन, तो मैन का जो इवोल्यूशन हुआ है, प्रिमिटिव एंसेस्टर कौन थे, रामापिथेकस ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्री हिस्टोरिक मैन हु गेव प्रॉपर, ये देखिए आ गया जो मैंने बताया था, ब्रियल टू द डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो डेड हो जाते हैं, डेड बॉडी को किसने ब्रियल मतलब दफनाने का काम शुरू किया था प्रॉपर, कौन सा प्री हिस्टोरिक मैन था, तो ये आपको बताना है। तो निएंडरथल मैन मैंने तो बता भी दिया है कि निएंडरथल मैन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप करेक्ट लगाएंगे, ऑप्शन नंबर देखिए और सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाइए, निएंडरथल मैन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निएंडरथल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस वाज, ये देखिए होमो इरेक्टस की आपको क्रेनियल कैपेसिटी बतानी है कि होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है। तो होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी 900 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी जो होती है वो होती है 900। होमो इरेक्टस या फिर जावा एप मैन भी बोल सकते हैं होमो इरेक्टस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये देखिए कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीबी, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी बीमारी होती है, तो टीबी बीमारी का कॉजेटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज्ड बाई, इसमें आपको बताना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम बताना है जो काज्ड बाई बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। तो ये देखिए लेप्रोसी, एड्स, पर्टूसिस, सिफिलिस, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो सेक्स के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है, एड्स होता है, ये एड्स क्या करता है, ड्यू टू के कारण, एड्स रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, मैंने बताया था कि अगर एड्स पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, उसको एक बीमारी हो गई है, एड्स बीमारी हो गई है, HIV वायरस उसको अटैक किया है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं ना वो नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे, तभी तो इम्यूनिटी पावर उसकी डाउन हो जाती है, फिर लास्ट में वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं जिंदा रहता, लास्ट में मर ही जाता है। कहते नहीं है एड्स को, अगर एड्स पेशेंट को हो जाता है तो उसको आप डिले कर सकते हैं, उसके लाइफ स्पान को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मरने की डेट जो है ना वो आप टाल नहीं सकते हैं। तो
ये चीज़ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एड्स इज ड्यू टू रिडक्शन इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, रिडक्शन इन नंबर ऑफ किलर टी सेल। किलर टी सेल का रिडक्शन कम नहीं होता है, हेल्पर टी सेल धीरे धीरे खत्म होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का करेक्ट लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। एड्स वायरस हैज, एड्स के जो वायरस HIV वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड DNA होते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA होते नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। क्या कौन होता है? जो एड्स के वायरस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाय, क्वाइंड मतलब गठित किसने किया था? किसने गठित किया था? कहते नहीं है किसने क्या किया था, किसने द्वारा गढ़ा गया था, ढांचा प्रदान किया गया था, तो वही क्वाइंड होता है। इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाय, किसने? इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी तो आपको पता ही है, इकोलॉजी एक चैप्टर ही है ना, पूरा यूनिट ही है। तो इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाय किसने दिया था? तो हैकेल। तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट लगाएंगे। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट किया गया, द टर्म ऑफ इकोलॉजी, देखिए यहाँ पे कह रहा है टर्म पूछ रहा है, यहाँ पे क्वाइंड बाय, तो किसने इकोलॉजी टर्म दिया था? जो इकोलॉजी शब्द है उसका टर्म किसने दिया था? तो वाज एक्चुअली क्वाइंड बाय। तब आप क्या लगाएंगे? तो आप फंस जाएंगे। 149 का क्या आप लगाएंगे? ऑप्शन सोच के आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं किसी ना किसी कमेंट में मैं इसको रिप्लाई दे दूंगा एग्जैक्ट। तो आप बताइए टर्म, इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? मैंने तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन कराया हूँ ना, लगभग 10-15 बार तो वीडियो में कराया ही हूँ ये क्वेश्चन। तो प्रीवियस वीडियो आप रिवाइज किए होंगे, नहीं किए होंगे तो फिर डिपेंड करता है कि कैसे आप प्रिपरेशन किए होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आपको 149 क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? तो आप ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन तो आने ही वाला है। इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, इकोलॉजी जो होती है वो स्टडी की जाती है किसके किसके बीच के रिलेशनशिप को? तो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन आप करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट पोरस सॉइल, जो पोरस होता है मतलब लीस्ट पोरस, किस सॉइल में, किस मिट्टी में जो लीस्ट पोरस होता है, मतलब जो मान लीजिए मिट्टी है, अब इसमें जो धीरे धीरे पोरस होते हैं ना, पोरस क्या होती है? छेद होता है, जो ये होता होल होती है धीरे धीरे। तो लीस्ट पोरस, सबसे कम पोरस किस में पाई जाती है, किस मिट्टी में? तो वो होती है क्ले सॉइल होती है, सैंडी सॉइल, लोम सॉइल, ये देख लीजिए ग्रेवली सॉइल। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर ये देखिए 217 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बेस्ट पीएच ऑफ सॉइल फॉर कल्टीवेशन। आपको पूछ रहा है जो सॉइल मिट्टी होती है उसका बेस्ट पीएच बताना है, जो कल्टीवेशन खेती करने के लिए सबसे बेस्ट पीएच होता है मिट्टी का। तो मिट्टी का जो पीएच होता है वो सबसे बेस्ट होता है 5.5 से लेके 6.5, 5.5 से लेके 6.5 पीएच होना चाहिए, जो कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट पीएच होता है मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द स्फीयर ऑफ लिविंग मैटर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कंप्राइजेस। देखिए ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें देखिए द स्फीयर ऑफ लिविंग मैटर, कोई भी मान लीजिए पूरा आपका क्या है, एनवायरनमेंट है पूरा, जहाँ पे लिविंग मैटर रहते हैं, फाउंड पाया जाता है, और अर्थ का सरफेस ही पूरा, तो ये पूरा मिलके क्या बनाता है? बायोस्फीयर, इसी को तो बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, घुमा फिरा के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे? ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन आप करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि बायोस्फीयर क्या क्या मिलके बना होता है, ये क्वेश्चन आपका आ ही गया। तो बायोस्फीयर में देखिए लिविंग बीइंग रहेंगे और लिथोस्फीयर रहेगा एंड हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर रहेगा। देखिए पृथ्वी का जो सरफेस एरिया होता है पूरा ना, जहाँ पे लिविंग बीइंग, जहाँ पे लिविंग जो जीव रहते हैं, वो जिंदा जो रहते हैं वो रहते हैं, फिर लिथोस्फीयर आ गया, हाइड्रोस्फीयर पानी भी आ गया, एटमॉस्फेयर, तो उसी को सभी को मिला के बायोस्फीयर बोला जाता है। तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर होल्ड अप अल्ट्रावायलेट रेज। अब ये देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कौन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है जो होल्ड करती है, किसको रोकती है? अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, आने से रोकती है। तो वो होती है ओजोन लेयर, ओजोन गैस ही तो होती है, तब भी तो हम लोग सुरक्षित हैं। ओजोन अगर ओजोन परत नहीं होती ना तो स्किन बेकार हो जाती, कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता, आँख में बीमारी हो जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज आँख में कैटरेक्ट कर देता। तो ये
ओजोन परत ही होती है जो लेयर गैस बनाई, जो ओजोन गैस होती है एक परत बनाई रहती है जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है आने से। तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, जोन ऑफ एटमॉस्फेयर नियर द ग्राउंड। आपको एटमॉस्फेयर का जोन बताना है। तो अलग अलग जोन होते हैं एटमॉस्फेयर के, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, होमोस्फेयर। अब बताना है कि ग्राउंड के, जमीन के कौन एकदम पास में है। ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बताएंगे? ट्रोपोस्फेयर ही होता है जो ग्राउंड के एकदम नज़दीक होता है। मैंने बताया था बीटी जीटी बताया था। बैड ओजोन किसको बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर पे। और गुड ओजोन किसको बोलते हैं? जीएस। BTGS आप याद कर सकते हैं, BTGS क्वेश्चन पूछता है। बैड ओजोन कौन होता है? तो ट्रोपोस्फेयर क्वेश्चन पूछा जाता है। गुड ओजोन किसको कहते हैं? तो स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ अलग ही पूछ रहा है ना। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राउंड के पास में कौन से एटमॉस्फेयर की जोन होती है? तो ट्रोपोस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। रूट कैप इज एब्सेंट इन, देखिए जो पानी में रहते हैं ना प्लांट, उसमें रूट कैप ज़्यादातर होती नहीं है। तो 222 का ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे? हैलोफाइट्स। रूट कैप इज एब्सेंट इन, जो हाइड्रोफाइट्स नहीं, वाटर वाले नहीं, जो हैलोफाइट्स होते हैं, हैलोफाइट्स जो प्लांट होते हैं ये आपके उसमें रूट कैप एब्सेंट होता है। तो दो कितना, कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे? 229 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 229 का ऑप्शन नंबर बी। नहीं, ए नहीं करेक्ट होगा, बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। जो मैंने बताया था कि जो वाटर में ज़्यादातर प्लांट होते हैं उसमें रूट कैप एब्सेंट होता है, हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस देखे होंगे यार, ह्यूमस जब आप जाइए ना दलदली जगहों पे जाइए जहाँ सड़े गले चीज़ें होते हैं, जो पत्ते होते हैं ज़्यादातर आपको जाएंगे वहाँ पे मिलेगा, जंगलों में मिलता है ह्यूमस खेत में भी मिलता है। तो कंप्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर ही होता है, पार्शली डिकम्पोज या फिर पार्शली डिकम्पोज इनऑर्गेनिक मैटर या कंप्लीटली डिकम्पोज इनऑर्गेनिक मैटर। तो ये क्या चीज़ आप लगाएंगे इसमें? देखिए पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर ही होता है। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो पार्शली डिकम्पोज ही होते हैं, एकदम पूर्णतया तो नहीं डिकम्पोज हो जाएंगे ना तुरंत। तो ह्यूमस, तो ऑप्शन नंबर आप बी ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन प्रोटेक्ट बायोस्फीयर फ्रॉम हाई एनर्जी। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आप बताइए 245 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 245। ओजोन प्रोटेक्ट करता है बायोस्फीयर को फ्रॉम हाई एनर्जी। किससे प्रोटेक्ट करता है? मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो ओजोन होती है, ओजोन गैस होती है, ओजोन लेयर होती है, वो प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पे आने से। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यूवी रेज को। ये देखिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने, मैंने बताया था ना कि आप जब इकोलॉजी पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर, तो वहाँ पे एक दिया गया पॉपुलेशन इंट्रक्शन का एक चार्ट भी बनाया गया एनसीईआरटी में, तो वहाँ से आप जरूर पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा ही जाएगा, हमें तो लगता है कि क्वेश्चन जरूर है वहाँ पे। और म्यूचुअलिज्म देख लीजिएगा, म्यूचुअलिज्म इसमें इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, मैं बता ही देता हूँ। म्यूचुअलिज्म का मीन्स होता है किसी के बीच में म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होता है। अब तो ह्यूमन के बीच में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है म्यूचुअलिज्म। आप किसी से दोस्ती करते हैं तो आप भी सोचते हैं उससे मेरा कुछ बेनिफिट होगा, और जो दोस्ती करता है वो भी सोचता है मेरा कुछ बेनिफिट होगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, स्पीसीज ए प्लस स्पीसीज बी प्लस, दोनों का आपका बेनिफिट होना चाहिए, उसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। कोई रिलेशनशिप बनाता है तो म्यूचुअलिज्म ही बनाता है ज़्यादातर। तो देखिए प्लस बेनिफिशियल टू बोथ ऑब्लिगेटरी, ये देखिए दिया गया, मतलब इसमें म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, स्पीसीज फर्स्ट का भी बेनिफिट होना चाहिए, स्पीसीज सेकंड का भी बेनिफिट होना चाहिए। प्लस का मतलब होता है बेनिफिट, निगेटिव का मतलब होता है हार्म, मतलब उसका नुकसान हो रहा है, और जीरो कहीं पे लिखा है तो ना उसका नुकसान हो रहा है ना उसका फ़ायदा हो रहा है, इसका मतलब यही होता है। तो देखिए म्यूचुअलिज्म आप देख लीजिए, कॉमन्सलिज्म भी देख लीजिए। कॉमन्सलिज्म में एक स्पीसीज का फ़ायदा होता है और दूसरे स्पीसीज का ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। ये देखिए लिखा गया, कॉमन्सलिज्म में बेनिफिटेड, एक बेनिफिटेड होता है और अदर अनअफेक्टेड होता है, मतलब ना उसका फ़ायदा ना नुकसान।
तो ये चीज़ हो जाएगा। ये कॉमन सिलिज्म के इम्पॉर्टेंट हैं, देख लीजिएगा। और पैरासिटिज्म में देख लीजिए, पैरासिटिज्म में देखिए होस्ट और गेस्ट का इसमें रोल होता है। तो एक का तो फ़ायदा होता ही है पैरासिटिज्म में, और एक का नुकसान होता है। जैसे हम लोग के सिर में जूं होता है, नहीं हम लोग के सिर में क्या किसी किसी के होता है, तो एक मान लीजिए जू होता है, तो जू का तो फ़ायदा है, लेकिन जिसके सिर में रहेगा उसका तो नुकसान ही है ना। पैरासिटिज्म का खेल वही है। एक पैरासाइट देख लीजिए, एक पैरासाइट होता है जो यूजुअली स्मॉल होता है, उसका बेनिफिट होता है, और जो होस्ट होता है उसका नुकसान ही होता है। तो ये पैरासिटिज्म का खेल हो जाता है। उसी तरीके से आप प्रीडेशन देखेंगे, प्रीडेशन में प्रीडेटर का खेल होता है। तो प्रीडेशन में एक का फ़ायदा होता है और एक का नुकसान होता है। जैसे देखिए प्रीडेटर जनरली लार्जर होते हैं, जैसे जो कीड़े मकोड़े खाते हैं ना, वो प्रीडेटर होते हैं। और जिसको कीड़े मकोड़े को खाते हैं, मान लीजिए ये एक पक्षी है, ये एक पक्षी है, पक्षी हो गया। अब ये कीड़े को खा रहा है, तो ये जो पक्षी है ना, ये पक्षी जो खा रहा है ये क्या है, ये प्रीडेटर है। और जिसको खा रहा है ये प्रे है, PRAY प्रे है। तो यहाँ देखिए दिया गया होगा, प्रीडेशन में क्या होता है, प्रीडेटर जनरली लार्जर होता है और किल्स करता है एंड फीड ऑन प्रे, प्रे को खाता है। तो ये चीज़ हो जाएगा, एक का फ़ायदा एक का नुकसान प्रीडेशन में होता है। कंपटीशन में भाई कंपटीशन करोगे ना तो दोनों का नुकसान होगा। तो कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है। देखिए दोनों का नुकसान, म्यूचुअल इन्वेशन इज डायरेक्ट कंपटीशन एंड ड्यू टू द शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस इन इनडायरेक्ट कंपटीशन। तो ये दोनों का इसमें नुकसान होता है। और एमेंसिलिज्म का भी इम्पॉर्टेंट है। एमेंसिलिज्म में क्या है, ये देखिए एक का तो एमेंसिलिज्म का क्या होता है, एमेंसिलिज्म में एक का नुकसान होता है और एक का ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, मतलब जीरो, तो अनएफेक्टेड होगा। तो एमेंसिलिज्म का ये भी इम्पॉर्टेंट है। वन इनहिबिटेड, एक का नुकसान हो रहा है, और अदर अनइफेक्टेड, मतलब दूसरे का नुकसान ना फ़ायदा। तो ये आप अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन बताइए आपका म्यूचुअलिज्म को मैच कराइए, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से आप मैच कराइए। तो यहाँ पे मैचिंग पूरा आर्डर दिया गया है, यहाँ आप मैच कराएंगे, लेकिन पहले तो आप पूरा मैच करा लीजिए ना, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो म्यूचुअलिज्म का मीन्स क्या होता है, म्यूचुअलिज्म का दोनों का बेनिफिट होना चाहिए। म्यूचुअलिज्म में बेनिफिशियल टू एन इनहिबिटरी, ये भी गलत हो जाएगा, बेनिफिशियल टू बोथ ए एंड बी। तो फर्स्ट को इसको क्यू से मिला देंगे, आई को किससे मिलाएंगे, क्यू से मिलाएंगे। कंपटीशन में दोनों का भाई हानि होता है कंपटीशन में। बेनिफिशियल टू, ये देखिए कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, बेनिफिशियल हार्मफुल बोथ ए एंड बी। ये देखिए आपको कंपटीशन वाला इससे मिलाएंगे, हार्मफुल मतलब दोनों का हानि हो रहा है, तो कंपटीशन में दोनों का हानि हो रहा है। तो देखिए आई का क्यू हो गया, आई का क्यू, यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दो ऑप्शन से इसको सही करते हैं। आई का क्यू, आई का क्यू किस में दे रहा, आई का क्यू ये ऑप्शन कट गया, आई का क्यू ये भी ऑप्शन कट गया, ए भी, तो सी ऑप्शन आपका ऐसे भी करेक्ट हो जाएगा, आई का क्यू। और सेकंड का टी से, और थर्ड का पैरासिटिज्म में एक का लाभ होगा एक का नुकसान होगा। तो आप बेनिफिशियल टू एंड हार्मफुल फॉर बी, तो एक का बेनिफिस होगा, एक का बेनिफिशियल, एक का हार्मफुल। तो ये ऑप्शन ऐसे मैच कराएंगे तो मैच हो जाएगा। और प्रीडेशन में भी वही हाल है, एक का फ़ायदा एक का नुकसान। और कॉमन सिलिज्म में क्या होता है, कॉमन सिलिज्म में आप देख लीजिए, कॉमन सिलिज्म में भी ये आपका पी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेनिफिशियल टू ए नो इफेक्ट फॉर बी। तो एक का कॉमन सिलिज्म में क्या होता है, कॉमन सिलिज्म में जो होता है ये आपका एक का फ़ायदा होता है और एक का नुकसान ना फ़ायदा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आप मैच लगाएंगे तो मैच कर जाएगा। ये देखिए माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माइकोराइजा जो एग्जाम्पल होता है किसका, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। किसके किसके से माइकोराइजा रिलेशनशिप बनाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन करा ही दिया हूँ, तो ये सब आपका हो जाएगा। माइकोराइजा फंजाई और हायर प्लांट के बीच रिलेशनशिप बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिरामिड व्हिच कैन नॉट बी इन्वर्टेड इन ए स्टेबल इकोसिस्टम इज दैट ऑफ, स्टेबल इकोसिस्टम में किसका पिरामिड होता है जो कभी इन्वर्टेड नहीं होता है, हमेशा ऑलवेज अपराइट ही होता है, तो वो एनर्जी का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं ना, तभी अच्छे क्वेश्चन है और पूछे जाने के 100% चांस हैं। व्हिच कैन बी ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन लायन एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम,
फॉरेस्ट इकोसिस्टम में लायन का जो ट्रॉफिक लेवल है, लायन किस पोजीशन पे रहता है, ये आपको बताना है। तो देखिए आप ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे ना, जब आप इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल होगा, फिर उसके बाद प्राइमरी देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फिर आपका टर्सरी कंज्यूमर होता है। और इसी के हिसाब से ये आपका फर्स्ट ट्रैफिक लेवल हो जाता है, ये आपका सेकेंड ट्रैफिक लेवल, ये थर्ड ट्रैफिक लेवल हो जाता है, और ये आपका टर्सरी कंज्यूमर जो होता है ये फोर्थ आपका ट्रैफिक लेवल हो जाता है। अब फोर्थ ट्रैफिक लेवल पे कौन कौन रहते हैं, जैसे लायन हो गया, मैन हो गया, आदमी हो गया, शार्क मछली हो गई, तो ये सब रहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपका लाइन पूछ भी रहा है, लाइन कह रहा है किस ट्रैफिक लेवल पे रहता है, तो टर्सरी कंज्यूमर लेवल पे रहता है, फोर्थ ट्रैफिक लेवल पे रहता है। तो ऑप्शन नंबर 144 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, 144 का ऑप्शन नंबर आपका T4 लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन का। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे। और ये भी देख के जरूर जाइएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन कौन से होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन हो गया, और फिर उसके बाद सेकेंडरी प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे जूप्लैंक्टन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे होता है, और सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे बर्ड हो गया, फिश हो गया, ये सब होते हैं। तो क्वेश्चन सभी आप करके जाएंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज, इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो कान्हा नेशनल पार्क, प्रियार नेशनल पार्क, फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क, या फिर बंदीपुर नेशनल पार्क। तो फर्स्ट नेशनल पार्क जो इंडिया का है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड नैनीताल में है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया था इंडिया में वो किस सन में किया गया था, तो 1986 आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, आप 98 का ऑप्शन नंबर सी लगाइए, सी ऑप्शन 1986 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट 1986। देखिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन तो मैं शुरू में ही करा दिया था। WWF, ये देखिए WWF एन हैज लोगो फॉर कंजर्वेशन ऑफ, देखिए जो WWF का लोगो है वो किसके कंजर्वेशन में उपयोग किया गया था, तो आपका WWF को आपको लोगो बताना है। तो एक एनिमल था, एक जानवर था, WWF का वर्ल्ड लाइफ फंड जो है ये आपको बताना है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो लोगो किया गया था वो गेंट पांडा का। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गेंट पांडा किसका लोगो है, तो WWF का लोगो है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया था, उसमें क्वेश्चन में पूछा था ना ये गेंट पांडा किसका लोगो होता है, तो ऑप्शन में WWF आपका दिया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें तो कह रहा है WWF एन हैज लोगो फॉर कंजर्वेशन ऑफ, WWF में जो लोगो यूज किया जाता है कंजर्वेशन में तो वो गेंट पांडा ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 105 कह रहा है कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो ये बताइए कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, दुधवा शायद उत्तर प्रदेश में ही है ना, दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, तो 106 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, आप लगाइए बी ऑप्शन, दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कान्हा नेशनल पार्क मैंने बताया था मध्य प्रदेश, दुधवा में तो हो ही गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज नोन फॉर, देखिए अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये किसके लिए है, किस जीव का संरक्षण वहाँ पे किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर के लिए है, तो ऑप्शन नंबर आप बी ऑप्शन आप करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो 121 के ये उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन नंबर आप बी लगाएंगे, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ये देखिए चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर प्रोटेक्शन, ये तो क्वेश्चन में काफ़ी बार कराया हूँ ना कि चिपको मूवमेंट क्या था, एक मान लीजिए ये पौधा है, ये पौधा है, अब ये एक पेड़ है, अब चिपको मीन्स इसी पौधे में इसी पेड़ में महिलाएं चिपक गई थी,
मैंने बताया था कि वो चिपक गई थी। किस लिए चिपक गई थी? कि इसको हम काटने नहीं देंगे, तो पौधे को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट चलाया गया था। ये लॉन्च फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, किसके प्रोटेक्शन में? पेड़ के। पेड़ किस में आएगा? वेटलैंड, ग्रासलैंड, लिव फॉरेस्ट को। तो फॉरेस्ट को कटने के लिए चिपको मूवमेंट एक चलाया गया था। चिपको मूवमेंट, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चिपको मूवमेंट की मैं बहुत वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ, एकदम डीपली एक्सप्लेन किया हूँ। ये देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वाज लॉन्च इन, जो प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में लॉन्च किया गया था, ये कब लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा, तो ये क्वेश्चन आप बताइए कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 1973 में। तो ऑप्शन नंबर आप बी ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, IUCN स्टैंड फॉर, ये देखिए IUCN का आपको फुल फॉर्म बताना है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। इंडियन नहीं, इंडियन जितना ही कट जाएगा। इंटरनेशनल आपका सही होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, नहीं न्यूट्रिएंट नहीं होगा, इंटरनेशनल। ये देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यही सही होगा। लास्ट में क्या आना चाहिए? नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शुरू में जो आई से शुरू होगा इंटरनेशनल से, और जो एन होगा ये नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज से खत्म होना चाहिए। तो एकदम क्वेश्चन पकड़ लेंगे, IUCN का फुल फॉर्म ऑफ सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन एंड फेमस फॉर, देखिए पहले आपको यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, लोकेटेड कहाँ स्थित है, ये पता होना चाहिए। और कान्हा नेशनल पार्क है तो किस वजह से ये फेमस है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 260 का बताइए। देखिए, कान्हा नेशनल पार्क मैंने बताया था, कान्हा मध्य प्रदेश में है। और ये किसकी वजह से फेमस है? ये टाइगर के लिए फेमस है, क्योंकि टाइगर का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश, एलिफेंट, यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश एंड टाइगर। तो इतने क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सेलेक्ट किए थे, समथिंग में 45 से 50 क्वेश्चन इस वीडियो में थे। तो आई होप आपको अच्छा, ये सभी क्वेश्चन अच्छे ही लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। काफ़ी बार ऐसे हो जाता ना कि समझ में क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप लोग को बाउंस करता है, कहते हैं कि सिर के ऊपर से निकल रहा है। भाई सिर के ऊपर से क्यों निकल रहा है? इतने अच्छे से समझा रहा हूँ तो सिर के ऊपर से निकलना भी नहीं चाहिए। तो आई होप सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए एक बार यूट्यूब ओपन करिए। न्यू स्टूडेंट काफ़ी ऐड हुए हैं और इस समय घबराए हुए हैं कि वीडियो कौन सी रिवाइज करनी है चैनल पे, क्योंकि चैनल पे तो 1300-1400 वीडियो अपलोड है। अब कौन कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है, सोच रहे हैं कि 2-4 वीडियो रिवाइज कर लें और अच्छे नंबर ले आएँ। तो देखिए 2-4 वीडियो से आपके कुछ नंबर बढ़ सकते हैं, सिलेक्शन मुश्किल है। मैं मान लीजिए 400-500 वीडियो रिवाइज करने के लिए बोला था अपने चैनल पे, और आप लगभग 100 वीडियो रिवाइज करके जाएंगे तो मुश्किल है ना। आप खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस अगर है, अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो हो जाएगा, लेकिन मेरे ही वीडियो से आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको 400-500 वीडियो तो रिवाइज करनी ही पड़ेगी। तो चलिए, लेकिन थोड़ा सा आपका हेल्प करते हैं, नंबर को बूस्ट आपका थोड़ा सा कराते हैं और बताते हैं कौन सी वीडियो आपको अभी प्रेजेंट टाइम में रिवाइज कर लेनी है। तो चलिए यूट्यूब ओपन करिए, थोड़ी सी बताता हूँ। तो YouTube आप ओपन कर लीजिए और YouTube पे सर्च कर लीजिए मेरे चैनल का नेम है। देखिए CET नीट चैनल, जैसे ही YouTube पे सर्च करेंगे आपको ये लोगो मिल जाएगा। इसी लोगो पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही इस लोगो पे क्लिक करेंगे ना, मेरे चैनल पे फ्रंट कवर पे ये आपको दिखेगा ऐसे ही। और देखिए मैं अपने चैनल पे 1400 वीडियो अपलोड किया हूँ। और आपको कहाँ से वीडियो रिवाइज करनी है, यहाँ पे देखिए होम पेज, इस पे वीडियो सेक्शन पे जाएंगे ना तो आपको 1400 वीडियो टोटल मिल जाएंगे। लेकिन टोटल तो अभी नहीं करना है ना, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। इसी प्लेलिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए और देखिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, वही अभी आप प्रेजेंट टाइम में रिवाइज करिए। अब इसमें आप खोज लीजिए जितने मॉडल टेस्ट पेपर कितने हैं। जैसे देखिए मॉडल टेस्ट पेपर 2023 का है, तो इसमें मॉडल टेस्ट पेपर जितने मैं ऐड किया हूँ सभी मॉडल टेस्ट पेपर आप रिवाइज, एग्जैक्ट ये भी पूछेंगे कि कौन कौन से मॉडल टेस्ट पेपर रिवाइज करने हैं। तो देखिए एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, मॉडल टेस्ट पेपर जो मैंने 2022 में कराई थी, 2021 में कराई थी और 2020 में कराई थी, तो वो मॉडल टेस्ट पेपर आप कर लेंगे तो आपके नंबर काफ़ी हद तक बढ़ ही जाएंगे, काफ़ी इंप्रूव कर जाएंगे। तो मॉडल टेस्ट पेपर आप ऐसे नीचे जितने प्लेलिस्ट में मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिखें सभी मॉडल टेस्ट पेपर रिवाइज कर लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक भी वीडियो नहीं छोड़ के जाना है, चाहे वो मॉडल हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री क्योंकि लिमिटेड कराया हूँ ना और इंपॉर्टेंट सभी वीडियो कराया हूँ, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी वीडियो आपको रिवाइज करके जाना है। जैसे देखिए इसमें 15 वीडियो ऐड किया हूँ, फिजिक्स सीरीज है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है, तीनों सब्जेक्ट इसमें है। तो ये आपके 15 के 15 वीडियो आपको देख के जाने ही हैं, क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा ना, तो आपको वीडियो देख के जाने ही पड़ेंगे। राजस्थान बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022-20 के लिए मैंने पेपर भी कराया है। इसमें जो पहले आपका जीएसबीएम कानपुर का होता था उसका भी पेपर कराया हूँ, तो वो सब पेपर प्रीवियस वीडियो आप देख के जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे, मिल जाएंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन छपे छपाए मिलेंगे। तो क्वेश्चन आप करके जाएंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम में सभी पूछे गए हैं, तो वो आपको फ़ायदा ही करेगा। फिजिकल केमिस्ट्री देखिए, ये सभी केमिस्ट्री की तो एक भी वीडियो नहीं छोड़ के जानी है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऐसे ऐसे आप इसमें ढूंढ लेंगे कौन कौन से कितने। ये देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के 12-13 वीडियो हो चुका है, 12 वीडियो तो यहीं पे ऐड कर दिए हैं, 2-3 वीडियो मॉडल टेस्ट पेपर में करा दिए हैं। तो आप सभी रिवाइज करके वीडियो ज़रूर जाएं। तो ऐसे मॉडल टेस्ट पेपर इसमें खोज लेंगे और इसमें मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में सभी चीज़ें आ रही होंगी और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस समय में पढ़ाई तो करना ही है। तो चलिए, आज ये मॉर्निंग में थोड़ा लेट हो गया वीडियो, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी थी हॉस्पिटल में। तो मैं भी तो एक स्टूडेंट ही हूँ ना, 4th ईयर का स्टूडेंट। मेरी इंटर्नशिप चल रही है गवर्नमेंट कॉलेज सैफई से, तो सैफई मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप भी चल रहा है, यहीं से पोस्टिंग भी है, तो सब कुछ यहीं से हो ही जाता है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक